गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप लोग। चलिए भाई, क्लास 10 हमने कल आपको लाइट बताया था, थोड़ा सा ना लाइट के बारे में पढ़ा दिया था। लाइट में आपने कुछ चीजें ही पढ़ी थी। हमने सिर्फ आपको बताया था लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एकदम स्ट्रेट चलती है, इसकी स्पीड एयर में 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मतलब सब जगह अलग अलग होती है, 3 × 10⁸ वाटर में अलग, ग्लास में अलग, जैसा भी आपने। और हमने आपको बॉडीज बताई थी, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, मीडियम्स बताए थे। ठीक है, अब आप कुछ चीजें और जान लेते हैं। इसके बाद भी लाइट के बाद भी कुछ चीजें जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर लाइट वाला मैटर एकदम रुक जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाइट में हमने एक वर्ड यूज किया था, रे। आपको बता दें रे ऑफ लाइट क्या होता है। रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है, वे किसी से वर्ड बनता है बीम ऑफ लाइट। क्लियर, दोनों जरा ध्यान समझिएगा। रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है। डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। रे ऑफ लाइट की डिफिनीशन क्या है? लाइट में बी कंसीडर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग ए स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग द टू पॉइंट एंड सच ए स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि लाइट इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक चली, ये तो ये क्या बन गई? रे ऑफ लाइट। कैसे? लाइट जब स्ट्रेट पाथ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है, या फिर वह पार्टिकल या वह लाइट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेवल करती है, वो क्या कहलाती है? रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात आती है बीम ऑफ लाइट की, तो हम बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। कलेक्शन बोल दें, या आपका मन हो तो आप ग्रुप भी बोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारी रे ऑफ लाइट होंगी, बहुत सारी, वहां पर क्या होगा? कलेक्शन, और वहां क्या बन जाएगा? बीम। बीम का मतलब बंडल। अगर आप समझदार हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, देखिए और कुछ बताते हैं हम आपको बीम के बारे में, थोड़ा और समझो। रे का मतलब इतना जानो, लाइट की एक रे जो स्ट्रेट, और लाइट वैसे भी सीधी चलती है। अच्छा, अगर लाइट टेढ़ी चले तो क्या होगा? हम देखो इसे समझो। मान लो टेढ़ी चलने लगे, धूप है, तुमने छाता ले रखा है, तो एक लाइट आएगी, पूछेगी अंकल जी कैसे हो। नहीं समझ में आया भाई? लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आगे तुमको झांक रही है, छाता काहे लगाए हो यार, हटाओ। क्लियर? मतलब अगर टेढ़ी चलेगी तो कहीं से आगे शू 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 इधर उधर आती जाती रहेगी। लाइट तो कंफर्म तभी होगी स्ट्रेट चल रही है, तभी तुम छाता लगाते धूप नहीं लगती है। हमको मत देखो, हम तो छाता में झपके चले जाते हैं, हमारा तो हमें धूप ऐसी भी नहीं लगती है। ठीक है, अब समझो रे ऑफ लाइट का मतलब क्लियर। बीम ऑफ लाइट का मतलब, बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी रे मिल जाए, लाइट की बहुत सारी रे एक साथ। बंडल का मतलब जानते हो? बंडल। बीड़ी देखा है आपने? बीड़ी नहीं देखा? आप देख लेना, बीड़ी का बंडल आता है। कभी दुकान में बंदा आता है लेने, भैया एक बंडल बीड़ी दे दूं। एक बंडल में बहुत सारी बीड़ियां होती है, वो एक साथ बंधी होती है, तो वो बंडल कहलाती है। ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट कई टाइप्स के होते हैं। पहली कन्वर्जिंग, दूसरी डाइवर्जिंग, और तीसरी, नहीं लिख देते हैं, दिख रहा हो तो लाओ पास पास लिख दे थोड़ा। दूसरी कौन सी? डाइवर्जिंग। फिर तीसरी कौन सी? पैरेलल। हिंदी बता दें क्या? अपसारी, अभिसारी, समांतर। समझो, कन्वर्जिंग का मतलब जो कन्वर्ट कर दे, डाइवर्जिंग का मतलब जो एब्जॉर्ब करे, और पैरेलल का मतलब जो सीधे जाए। ऐसे समझो, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ट करना, फिर दोबारा कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ट करना। कन्वर्ट कैसे करना? मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से लाइट आई, यहां आके मिली, इस पॉइंट से लाइट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो ये क्या कहलाया? कन्वर्जिंग। ठीक,
अब डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जिंग का मतलब हुआ कि ये लाइट गई, देखो ये डायरेक्शन से गई, इस डायरेक्शन से गई, इस डायरेक्शन से गई और एक पॉइंट पर मिल गई, ये क्या कहलाया? डाइवर्जिंग। पैरेलल का मतलब लाइट एकदम सीधी सीधी जा रही है, ये गई, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब देखना है, इसका मतलब देखना है, इसका मतलब देखना। देखो लाइट की एक रे गई, दो रे गई, तीन रे गई और मिलके एक जगह बन गई, ठीक, ये बन गया डाइवर्जन। और ये एक ही जगह से पट गई तो कन्वर्जन। क्लियर करो, थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। देखो जब आप स्कूल से निकलते हो, माना कि ये आपका स्कूल है, ये स्कूल के रास्ते आप आए, गेट से निकले, तो जैसे ही स्कूल का ये गेट है, यहां से बच्चे निकलते हैं तो सब अलग अलग चले जाते हैं, सबका घर अलग अलग डायरेक्शन में है भाई, तो सब अलग अलग चले गए ना। यही तो होता है, जब आप शाम को स्कूल से छुट्टी होती दोपहर में, तो आप स्कूल से निकलते हो तो गेट का सीधा तो जाते नहीं हो, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो क्या हो गया? कन्वर्जन। निकले एक जगह से लेकिन अलग अलग जगह बट गए। उसी तरह ये लाइट है, एक जगह से लाइट की रे निकली, रेज निकली, बंडल, एक बंडल था, वहां से लाइट की रेज निकली और अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। द लाइट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। और ये क्या है? डाइवर्जिंग। इसका मतलब क्या हो गया? डाइवर्जिंग का मतलब, अब सुबह सुबह की बात करो, जब आप स्कूल से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, ये क्या हो गया? डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। when rays of light meet at one point from one to different side is called diverging of light। नहीं समझ में आया? सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से एक जगह मिलते हैं, तो क्या हो गया? डाइवर्जन। समझो। और शाम को जब आप स्कूल से छूटते हैं तो एक जगह से छूटते हैं और अलग अलग जगह चले जाते हैं, ये क्या हो गया? कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। मान लो चार दोस्त हैं और चारों एक ही मोहल्ले से आते हैं, तो सब स्कूल से निकलेंगे तो साथ साथ जाएंगे, वहां तक तो जाएंगे ना, अपने टाउन तक, अपने मोहल्ले तक, तो वहां तक की इस कंडीशन क्या बोलेंगे? पैरेलल। जब लाइट की सभी रेज एक साथ चले तो पैरेलल, जब एक जगह से निकल के अलग अलग जगह जाएं तो कन्वर्जन, और जब अलग अलग जगह से आके एक जगह मिले तो डाइवर्जन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये ना एकदम बेसिक चीजें हैं, आपके पेपर में पूछी जाएं या ना जाएं, लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं। काम की बात यह है कि आप नोट्स में एक एक फिगर बना के भेजेंगे मुझे, इंपॉर्टेंट है, बनाइए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे बीम ऑफ लाइट का काम खत्म। आगे हम आपको बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। हमने फिनोमेना बताया था ना, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन आओ देख लेते हैं। बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो चलो मामले को आगे बढ़ाते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब समझिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे डिफिनीशन आ रही है, क्या आ रही है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट किसी सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस लौट आती है दोबारा, ऐसा फिनोमेना समझते हैं। ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, इधर इस पे पॉलिश है, पॉलिश, और ये लाइट गई, यहां टकराई, ठीक है, और फिर ऐसे लौट आई, ये क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना, या फिर इन दिस फिनोमेना द लाइट बाउंस बैक एट सेम मीडियम स्ट्राइकिंग ऑफ द एनी सरफेस। ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई लाइट किसी सरफेस से, कोई लाइट किसी सरफेस से टकरा के अपने ही पाथ में, अपने ही एरिया में, अपने ही मार्ग में लौट आई, वो क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बॉल को फेंको आप, गेंद है, आपने दीवार पे ऐसे फेंकी, गई गेंद यहां से दीवार तक गई और दीवार पे जाके तुरंत लौट आई, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट होना।
रिफ्लेक्ट होना या फिर रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आ रहा, कोई चिकना तल है, सरफेस है, आपने वहां पर लाइट भेजी। फॉर एग्जाम्पल आप घर में टार्च लो, उसको छत पर मारो, ऐसे देखो, आप छत पर मारोगे नीचे सब दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे लाइट छत पर जाएगी, छत होनी चाहिए, छपरा न मारे लागे में, छपरा मार दो, फिर उनका फोन करो समझाएगा सर जी चुतिया बनावत रहो, गाँव जो दिखात नहीं ना, वो पढ़े लिखे न है, यू मत करना। छत पे, छत के ऊपर मत मारने चले जाना, छत के ऊपर ऐसे टार्च मारो, ऐसे देख रहे हो नीचे दिखात नहीं रहा, फिर फोन करो सर जी कुछ दिखा नहीं, बेवकूफ बना दियो, ऐसे मत करने लगना। मतलब छत पर मतलब कि जहां आप बैठे हो कमरे में, आप ऊपर ऐसे लाइट मारी, देखिए पूरे के पूरे कमरे में उजाला होगा। ये छोड़ो यार, बल्ब ले लो ना, बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन गैस करती क्या है? फैलाती है, रे ऑफ लाइट को फैलाती है। अब आर्गन गैस भरी है, जैसे बल्ब से एक दो रेज निकली, दीवार के अलग अलग जगह पर टकराई, कमरे के दीवालों में अलग अलग पॉइंट पे टकराई, ये टकराई शू, ये लौट आई शू 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 शू, मतलब यूं टकराई यूं लौट आई। बच गई ना? हाँ ठीक है, हमें लगा टूट गई। ये टकराई ये लौट आई, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। इसी वजह से दिखाई पड़ता सब मामला। तो वैसे मानो ये दीवार है और ये लाइट की रे गई, जैसे यहां टकराई वैसे लौट आई, तो क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब और बात करें तो एक गिर जा रहा है यार, कमजोरी देखो बेटा, मार्कर नहीं समझना। ये देखो इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है? जो रे गई वो क्या कहलाई? इंसिडेंट रे। हिंदी में आपतित किरण, और ये रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे थी? जो लौट आई। ये क्या है सर? ये है बेटा इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे रे टकराती है या वहीं से टकरा के रे लौट आती है। क्लियर? समझो आगे, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, एक डिफिनीशन और आपको लगे कहो बता दें, ये तो फिनोमेना है, आपको बता दें हम रिफ्लेक्टर क्या होता है। रिफ्लेक्टर, देखो किसी को अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो परेशान मत होना, आज तक मुझे भी नहीं आई है। और बता, राइटिंग ना समझने के फायदा बढ़िया है, अगर स्पेलिंग ना भी आ रही लिख दो, बात समझ ना रही नहीं। डॉक्टर को सारी स्पेलिंग तो होती नहीं है, यूं उड़ा देते हैं, सामने वाला समझ जाता है, हम सभी ताका करते हैं। अगर मान लो साफ साफ लिखे हैं एक स्पेलिंग, तो हम लोग दवा से मिलाएंगे, देखिए सही लिखी रहा है कि नहीं, और गलत होगा तो क्या करोगे? डॉक्टर बने। देखो ये अगर स्पेलिंग नहीं आवा, डॉक्टर बने। समझा करो, माहौल को जाना करो। रिफ्लेक्टर का मतलब जानो, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए स्मूथ पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी संसार का ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक सरफेस पॉलिश हो, स्मूथ हो, शाइनिंग दे रहा हो, मतलब कि क्या बताएं यार, बड़ी दिक्कतें हैं भाई हमारे साथ। तो एक तो कमजोरी, ऊपर से मान लो कि शीशे का एक तरफ पॉलिश होता है, तुम्हारा आईना जिसमें तुम शक्ल देखते हो, पीछे वाला एक मैटर पॉलिश होता है, इधर वाला शाइनिंग होता है। शाइनिंग मतलब चमकदार हो, चिकना हो, जैसे घर में पेंट किया हुआ, पेंट की हुई दीवार, तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन, ऐसा कोई भी सरफेस जो एकदम चिकना हो, वहां जैसे लाइट जाए और यूं लौट आए। मात्र लाइट 96% रिफ्लेक्ट होती है, रिमेन 4% खो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस जहां पर लाइट जाए, टकरा के लौट आए, वो रिफ्लेक्टर सरफेस कहलाएगा। क्लियर? चलो और अच्छी बातें जानते हैं बेटा, अभी जानने को बहुत कुछ है, जानते रहो। अगली बात करेंगे हम मिरर की। ये सब जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना कि आप सोच नहीं सकते। अब मिरर क्या होता है समझो ध्यान से। ये रही आपके स्क्रीन पे डिफिनीशन आ रही होगी। अ ग्लास हैविंग ए यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड इज ए कॉमनली यूज्ड रिफ्लेक्टर एंड इज नोन एज मिरर। ये क्या है? कोई भी ऐसा ग्लास जो थिन लेयर हो, जिसकी लेयर पतली हो, किसी पतले लेयर का, कोई पतले लेयर का वह ग्लास
जिसके एक तरफ पॉलिश हो, और पॉलिश किसकी होती है? KMnO4, किसकी? पेंटा ऑक्साइड की। किसकी? पेंटा ऑक्साइड की। किसकी पॉलिश होती है? पेंटा ऑक्साइड की। ठीक है, अच्छा तो फिर से देखते हैं, कोई भी ऐसी थिन लेयर जिसके वन साइड में पेंटा ऑक्साइड की पॉलिश हो और दूसरा साइड रिफ्लेक्टर का काम करता हो। रिफ्लेक्टर मतलब चिकना हो, चमकदार हो, समझ में आ रहा? जिसका वन साइड, फिर से कोई भी ऐसी थिन लेयर जिसका वन साइड पॉलिश्ड हो। किससे पॉलिश्ड हो? पेंटा ऑक्साइड से, और दूसरा साइड रिफ्लेक्टर का काम करे, मतलब जिस पर लाइट पड़े तो तुरंत लौट जाए, उसे बोलेंगे मिरर। ठीक है, अब मिरर देखो, एक तो होता है प्लेन मिरर। ये कैसा होता है? जो एकदम प्लेन हो, ऐसे ऐसे। ये ऑक्साइड, अरे यार ज्यादा पॉलिश हो गई, पॉलिश कर दिया कि तो रोही निकल आए। ये मान लो पॉलिश है ये, और ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, ये रिफ्लेक्टर, और ये कौन सा है? पॉलिश्ड साइड है। ठीक है, अब अगला मिरर होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल 2 टाइप के मिरर होते हैं। एक ऐसा मिरर है, ये मिरर है, ये जो गोल गोल मिरर दिख रहा है कैसा है? स्फेरिकल। अब इसी पे हमने कहीं भी एक तरफ पॉलिश कर दिया, शू 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 शू, इतना पॉलिश हो गया, इतना काम कर रहा है। अरे ऐसे जानो यार, दिमाग काहे लगा रहे हो? अलमारी में जो शीशा लगता है वो कौन सा है? प्लेन। और याद करो, मम्मी के सिंगारदानी में जो शीशा लगता है वो स्फेरिकल। छोड़ो, बाइक में जो शीशा लगता है वो स्फेरिकल। कार में जो शीशा लगता है वो स्फेरिकल नहीं, प्लेन। कार के साइड में जो शीशा लगता है वो स्फेरिकल नहीं, प्लेन। खाली गोल गोल जो शीशा लगे वही स्फेरिकल है। हाँ, समझदार हो तुम लोग तो। हटाया भैया इनको। चलो आगे बातचीत बढ़ाते हैं थोड़ी सी। जी सर। हाँ भैया, आगे आइए, थोड़ा और बात करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं कुछ चीजें क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंसिडेंट रे। अच्छा, तो इसके बाद भी कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, सुनते जाओ। अगला क्या बताएंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अरे सर जी गजब। और बताइए, एक और सुनो लगे हाथ। इसी के बाद बताएंगे पॉइंट ऑफ, यार बड़ा दूर दूर लिख रहे हैं हम ना, ऐसे तो सालों गुजर जाएंगे, फिर भी हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर जाएगा और हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे। चलो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा पास पास। देखो छोटा छोटा लिखा है क्योंकि मेरी पर्सनालिटी इससे बड़ा लिखने को अलाउ नहीं करती। इंसिडेंट रे, यस सर। अगला रिफ्लेक्टेड रे, और तो अगला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और बताते जाओ जल्दी जल्दी। हो गया क्या यार? बहुत सही गल हो गया। इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अगला नॉर्मल होल, और क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सर जी एक और पढ़ लो लगे हाथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतनी बात बताएंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों उड़ जाएगा। समझो भैया, मामला जानो, मामला जानो तुरंत। बालक यूं मानो आप कुछ इस कदर कि ये है एक सरफेस। हाँ सर जी, रुको अच्छे से बना दो, सुंदर सुंदर बन गया भाई सरफेस। मैंने इसके एक तरफ कर दिया पॉलिश। अब जल्दी आओ ना यार, करें तो पॉलिश थोड़ा ठीक दो मा का है, आराम से पॉलिश के बताओ तो मजा आई। अब पॉलिश हुआ है, क्या कह रहे हो? ठीक है सब भैया। ये देखो एक लाइट गिरी, यू आ रही है, आ गई भाई। ये रे हो गई इंसिडेंट रे। हमें कैसे पता? अब देखो जब हमको पता है तो मान लो कि तुमको भी पता है। कैसे? जो लाइट किसी सरफेस पर डाली जाए वो इंसिडेंट रे। जो रे किसी सरफेस पर डाली
फिर से सुनो, जो रे किसी सरफेस पर डाली जाए वो इंसिडेंट रे है। हाँ वहां बोलते रहो बिया कंटा आप कान के नीचे फिर आए, मामला बना। चलो इसके बाद समझो, क्लियर हो रहा मामला। डिफिनेशन है सामने लिखी, पढ़ लो एक बार। द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। भैया ये देखो कहीं गिरी है, जिस पॉइंट पर ये आके गिरी इसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो हाँ, फिर हाँ नहीं बोलो यार, हाँ बोलते जाओ, समझो। इंसिडेंट रे क्या, कौन सी रे है? जो रे किसी सरफेस पर डाली जाए वो है इंसिडेंट रे, और वह रे जिस पॉइंट पर गिरे वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रही डिफिनेशन, पढ़िए क्या लिखी है। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, मिरर का वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आके फॉल्स होती है, फॉल होती, गिरती, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भैया ये रे आई तो ये जाएगी, तो ये गई, चली गई, हाँ गई, ये गई भैया, ये लौट गई ना, लौट गई तो क्या कहलाई? इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझना ध्यान से, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे है? विच इज रिफ्लेक्ट वन पाथ। इंसिडेंट रे वह रे जो किसी सरफेस पर डाली जाए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे फॉल हो, गिरे। और रिफ्लेक्टेड रे वह रे जो अपने पाथ से, अपने ही पाथ में लौट जाए। क्लियर? अब बात करेंगे इसकी मामला, इसका क्लियर, इसका मामला क्लियर, इसका मामला क्लियर। नॉर्मल भैया की ये देखो इंसिडेंट पॉइंट है और इसी पर हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी है नॉर्मल। डेफिनेशन क्या बनेगी? द इमेजिनरी लाइन ड्रा ऑन द इंसिडेंट पॉइंट। द इमेजिनरी लाइन, इसको एल से डिनोट करते हैं। द इमेजिनरी लाइन ड्रा ऑन द इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पे ड्रा की गई इमेजिनरी लाइन, इंसिडेंट पॉइंट पे ड्रा की गई इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब सोची जाए, हाँ जैसे आपके सपने में वो आ रही हैं, इमेजिन करने वाला मैटर है। इमेजिनरी लाइन, मैं आपको बताऊं, आज रात में, मैं रात की बात बता रहा हूं, मैं अपनी फॉर्च्यूनर से जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट सा हो गया, कुछ भयंकर एक्सीडेंट हुआ, भयंकर, बड़ा सा गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिरने ही वाला था। सुबह सुबह मम्मी आके जगा दी। अब ये मम्मी को मैं थैंक्स बोल रहा हूं, मान लो मम्मी न जगाती मैं गड्ढे में गिर जाता, तो तुम सोच सकते हो दिक्कत तो आती। तो ये इमेजिनरी लाइन का मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा जो डाट डाट दिख रहा है ना, इसका मतलब ही इमेजिन है। कहीं डाट 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 दिखे मत, जान लो कि क्लियर नहीं मामला। ठीक है भैया, क्लियर? रिवाइज कर लें एक बार, नहीं रुको थोड़ा और पढ़ लें। तो अब देखो अगली बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिखें, देखें, समझे ध्यान से। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है कहीं पर, तो पढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द, देखो एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। फिर से समझो, एंगल सबटेंडेड, छोड़ो यार अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में समझो। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अगर हम इसी को इधर पलटते हैं ये, तो क्या बनेगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। एक बार फिर से आप समझिएगा, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। सारी डिफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। इंसिडेंट रे कौन सी रे है? विच रे विच इज फॉल ऑन द सरफेस, द रे विच इज फॉल ऑन द सरफेस, वह रे जो सरफेस पर गिराई जाती है, वह रे जो सरफेस पर डाली जाती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। वह सरफेस के जिस पॉइंट पर पड़ती है, वह पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे फॉल होती है, गिरती है, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है? और जब रे, आपने भी पढ़ा तुरंत कि जैसे ही रे किसी चिकने सरफेस पर टकराती है तुरंत लौट जाती है, तो
तो देखो लौट के गई, तो जो रे बाउंस होती है, जो रे लौट के चली जाती है, वो कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल, इंसिडेंट पर पॉइंट पर खींची गई इमेजिनरी लाइन नॉर्मल कहलाती है। मतलब क्लियर? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जान लो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। फिर दोबारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। बेटा अब आपका मेन पॉइंट है जिसके लिए मैंने इतना तमाशा किया है, ये जो बकैती हम कर रहे थे ना, वो हम आपको इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें आपको बताना था क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको समझाना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझना शुरू करते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? पहला लॉ सॉरी, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या, नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन और सरफेस भी लिख सकते हो। समझो ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर होनी चाहिए। सेम प्लेन का मतलब कि इसी तरफ हो, सरफेस के उसी तरफ, इस तरफ ना चली आए, नहीं समझ में आया? सरफेस के उसी तरफ हो, इस तरफ ना चली आए। ऐसा ना हो कि रे यहां गिर रही है, समझो रे यहां गिर रही है, रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, यहां से नॉर्मल यहां खींचा गया है। अगर ऐसा हुआ तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं है। क्लियर? ये समझ में आ गया? सेकंड लॉ ये लगे हाथ देख लेते हैं, फिर समझ लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन पर होनी चाहिए, एक ही सरफेस पर होनी चाहिए। ये पहला लॉ है। सेकंड लॉ क्या है भैया? सेकेंड लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? दोनों लॉ एकदम कंफर्म। इस वीडियो में देखिए आपके सामने इसकी डेफिनेशन आ रही होगी। ठीक है, आप इतना तुरंत पढ़ना है, इसकी नोट्स बनानी है और नोट्स बना के हमारे पास सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर्स किससे होते हैं, इमेज कैसी बनती है। बड़ा लेसन है लेकिन मजेदार है, दमदार तरीके से पढ़ना। देखो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। और न्यूमेरिकल अगर देखो 10th में न्यूमेरिकल तो माना 10-12 नंबर के ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 12 नंबर 10 नंबर। लेकिन ना जब 10th में न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे तो 11th में भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा तुमको, फिर 12th में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट 9th से शुरू होता है, 9th 10th अगर आपने मजबूत कर लिया तो 11th 12th में न्यूमेरिकल लगेंगे, मजा आएगा। उन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक शिकायत है आपसे, आप वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं करते, बट आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं। जब तक आप वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, उस पर व्यूज नहीं आएगा, तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मुझे लगेगा बच्चे देख नहीं रहे, मुझे लगेगा शायद मेरी वीडियो किसी को समझ में नहीं आ रही है, शायद मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। फिर ना मेरा अंदर से मन नहीं करता वीडियो बनाने का, किसी का आपका भी नहीं करेगा। रेस्पॉन्स नहीं मिलता ना, आउटपुट नहीं मिलता तो इनपुट निकलता नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? मजा ही नहीं। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, उससे तुम रोज उधार सामान लाओ, पैसा ना तो क्या होगी? एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, उसके बाद उधार देना बंद कर देगा। घुस हो जाओ बेटा, जाते रहो, जितने बार जाओ इतनी बार कहेगा हाँ भैया बाद में लेना, हाई नहीं भैया बाद में लेना। समझ रहे हो ना? शेयर किया करो, शायद आपका शेयर करना किसी अगले को फायदा कर जाए और मेरे लिए मोटिवेशन का काम करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।